हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया में। और कृपया जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम बात को आज आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा था किस तरीके से आधुनिकीकरण के रास्ते के ऊपर है वो एशिया की एक बड़ी दो शक्तियों की बात कर रहे थे। उसमें एक था चाइना, चीन, और दूसरा है जापान। हमने देखा था कि प्रारंभ के अंतर्गत चीन है वो शक्तिशाली था, अलग अलग राजवंशों ने है वो चीन के ऊपर शासन किया। तो चीन एक सशक्त रूप से था, जिसमें देखा था कि चीन में है वो महान दीवार का भी एक निर्माण हुआ। लेकिन फिर हमने ये भी चीज़ देखी थी कि एक राजवंश जिसका नाम है सिंह राजवंश, तो सिंह राजवंश के पतन के बाद में सिंह राजवंश एक तरह से कमजोर राजवंश था, और इसके पतनोन्मुख होने के कारण चीन में एक अराजकता की स्थिति है वो फैली। और अराजकता की स्थिति फैली तो एक तरीके से हमने ये भी देखा था कि इस सिंह राजवंश इसके समय अराजकता फैल गई, या अव्यवस्था के द्वारा अराजकता को अव्यवस्था, एक तरह से यानी सही तरह से वहाँ व्यवस्था है वो चल नहीं रही थी, एक तरह से जीवन है वो ठप होने का काम हुआ। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद में है वो एक आक्रमण का सामना है वो चीन को करना पड़ता है, और वह आक्रमण है वो जापान की तरफ से हुआ। यह आक्रमण है वो 1894 में हुआ, चीन को पराजित किया। ताइवान को भी है वो जीता गया, ताइवान है को 1895 में है वो जीता गया जापान के द्वारा, और चीन ने ताइवान को है वो जापान को सुपुर्द कर दिया। जापान बड़ी शक्ति के रूप में है वो निकला, और इसने है वो एक तरीके से रूस को भी पराजित करने का काम है वो 1905 में किया। तो कोरियाई गणराज्यों को भी पराजित किया, कोरिया को पराजित किया, कोरिया को 1910 में पराजित किया। अभी तक कोरिया एक ही था, अब तो कोरिया दो है, उत्तरी और दक्षिणी दो कोरिया के रूप में है वो। बाद में जाकर कोरिया का विभाजन है वो हुआ, दो कोरिया। तो 1910 में कोरिया को पराजित किया। और जापान की उन्नति का जो एक पीरियड हमने देखा था, जापान की उन्नति का एक जो पीरियड है वो यहाँ से शुरू होकर के तकरीबन 1945 तक है वो रहा। 1945 में जब परमाणु बम है वो जापान के ऊपर गिराए गए, तब जाकर है वो जापान धराशायी हुआ। और 1945 से लेकर 1970 तक है वो जापान काफ़ी गंभीर दौर से गुजरा, और फिर जाकर के जापान ने पुनर्निर्माण का काम किया। तब जाकर है वो जापान एक उभरने की स्थिति के अंतर्गत आया। अब हम बात करेंगे जापान के एक मेजी राजवंश की बात करेंगे, किस तरीके से है वो मेजियों ने अपने आप को पुनर्स्थापित करने का काम है वो किया गया, और जापान को है वो एक नई दिशा देने का काम है वो मेजी राजवंश के द्वारा किया गया। तोकुगावा को है वो शासन समाप्त किया, और मेजियों ने सत्ता है वो संभाली। तो मेजी पुनर्स्थापना के युग की है वो बात की गई। 1867-68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन है वो समाप्त हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि 67-68 के अंतर्गत देखा जाए तो तोकुगावा जो पहले एक शासन कर रहा था वंश, उसके शासन को समाप्त किया गया, और मेजी वंश के है वो नेतृत्व किया मेजी वंश ने। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे भी है वो कई कारण रहे थे, और देश में उसका कारण निकल कर आया कि देश में एक तरह से तोकुगावा के प्रति असंतोष था। मेजी पुनर्स्थापना 67-68 में हुई, 1867 में, और उन्होंने है वो एक तरह से कौन से वंश को समाप्त किया, तोकुगावा को। तब बात निकल कर आई कि भाई तोकुगावा वंश को समाप्त करके ये जो एक वंश स्थापित हुआ उसका कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण निकल कर आया कि देश में लोगों ने है वो तोकुगावा वंश की सत्ता के विरुद्ध में है वो खड़े हुए, लोगों ने इसकी सत्ता को है वो स्वीकार नहीं किया। तब जाकर एक आंदोलन की है वो पृष्ठभूमि तैयार हुई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी है वो मांग की जा रही थी। और इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी 1794-1858 को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध है वो बनाए, और जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए।
अब जो चीज़ यहाँ पर घटना है वो परिवर्तन हो रहा है कि इनकी स्थापना के पीछे एक कारण ये भी रहा कि जो जापान है, जो मेजी राजवंश है, इन्होंने क्या किया कि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टेबल की स्थापित है वो किए, और साथ ही साथ वाणिज्यिक दूतावास है वो खोलने का काम किया गया। तो अमेरिका में है, अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू को भेजा कि जाओ और जापान की सरकार के साथ डील करो, और इन्होंने जापान की सरकार के साथ है वो समझौता किया कि जापान अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा, राजदूत है वो बैठाएगा, और साथ ही साथ व्यापारिक संबंध भी है वो स्थापित किए जाएंगे। तो जापान ने इस समझौते के ऊपर अगले साल हस्ताक्षर है वो कर दिए 1854 में। जापान चीन के रास्ते में वो था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह भी चाहिए थी, और उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ है वो व्यापार करता था, वह था एक हॉलैंड। अब स्थिति यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। स्थिति बड़ी ये है कि अमेरिका को चीन का बड़ा बाजार चाहिए था। चीन बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा भूभाग है, बड़ा मार्केट था। उस समय चीन इतनी शक्ति के रूप में नहीं था कि उसके पास में है वो तकनीकी दृष्टि से या विकसित राष्ट्रों की कगार में खड़ा है। 1853 की बात है, चीन में कुछ भी नहीं था, बदहाली के दौर से चाइना गुजर रहा था, और चीन में बड़ा मार्केट था, ताकि अमेरिका में जो वस्तुएं बन रही उन वस्तुओं को है वो चीन के मार्केट में बेचा जाए। तो अमेरिका भी यही चाहता था कि क्यों नहीं जापान से हम समझौता करें, और जापान में समझौता करें तो हम है वो चीन, जापान से समझौता करेंगे तो चीन स्तर होगा, और चीन स्तर होगा तो हमारा व्यापार होगा, और क्योंकि चीन है वो बड़ा मार्केट है, इसलिए एक ये भी तरीका है वो निकाला गया कि साहब हम व्यापार करें। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो बताया था मैप में, प्रशांत महासागर का क्षेत्र जहाँ पर अमेरिका की है वो नौसेना निरंतर गश्त करती रहती, अमेरिका के है वो जहाज़ों का आना जाना होता, तो अमेरिका चाहता था कि उसको फ्यूल की नीड है, उसको ईंधन भरने की नीड है, तो उसके लिए भी यहाँ से है वो फ्यूल की एक व्यवस्था हो जाए तो उसका काफ़ी काम है वो हल्का हो जाएगा। और इस समय तक यदि व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जापान के साथ केवल एक देश ही व्यापार करता था, वो हॉलैंड है वो कर रहा था, यूरोपियन कंट्री था। तो एक तरह से अमेरिका यहाँ जापान के साथ है वो व्यापार करने के इरादे से एक तरीके से एग्रीमेंट है वो करता है। तो एक स्थिति ये भी आई कि मेजियों की पुनर्स्थापना हुई, तोकुगावा का पतन हुआ, और मेजियों ने अमेरिका के साथ डील करने का काम आरंभ किया। तो अमेरिका भी चाहता था कि हमारे लिए व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी रहे, साथ ही साथ चीन का भी बड़ा बाजार था, और जहाज़ों को ईंधन के लिए भी हैं वो अमेरिका को नीड थी। तो ये एक स्थिति आई, और इस समय केवल हॉलैंड ही एक जापान के साथ व्यापार है वो कर रहा था। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत है वो बढ़ गई, और जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक है वो सत्ता मिली थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया, और सम्राट मेजी को एदो है वो ले आया, और एदो राजधानी बना दी गई, और इसका नामकरण हुआ टोक्यो। नामकरण क्या हुआ? टोक्यो, जिसका मतलब होता है पूर्वी राजधानी। अब यहाँ पर जो बात आई शोगुन की, जो एक तरह से उनके आगे है वो काम करते थे, तो बात आई कि साहब सम्राट की स्थिति अब मजबूती की स्थिति में आ गई, और शोगुन को हटा करके सम्राट है वो कहाँ पर आ गया? एदो, टोक्यो आ गया। और अब नाम है वो बदल कर टोक्यो, एदो का नाम बदल कर क्या कर दिया? टोक्यो कर दिया, और जापान की राजधानी है वो टोक्यो बनी। तो सम्राट को मेजी को एदी लाया गया, एदो, और राजधानी जो है वो एदो का नाम चेंज किया, और एदो का नाम चेंज करके क्या रख दिया? टोक्यो है वो रखा। तो ये टोक्यो यानी पूर्वी राजधानी। फिर ये पेरी के जहाज, जो पेरी का जहाज लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छाया। तो ये पेरी आया है यहाँ पर, यहाँ से है वो बात करने के लिए एक तरह से जापान से। तो जापानी जिन्हें काले जहाज, इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोल तार से सीलबंद किया जाता था, और उन्हें ऐसे चित्रों या कार्टूनों में दिखाया गया है जिनमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया। तो ये पेरी का एक जहाज़ को है वो बताने का काम किया गया।
तो ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक का है कि जापान है वो बाहरी दुनिया के साथ व्यापार से कनेक्टिवेट हो रहे हैं। और आज विद्वान ये तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद नहीं था, क्योंकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में बड़ी भूमिका रही और उसे लोग हॉलैंड और चीन के निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते। तो एक चीज़ जो ये दिखाई गई है, इस जहाज़ को दिखाया गया है, तो इस जहाज़ को दिखाने का एक ये भी रीज़न है कि साहब ये जहाज़ ये बताने का काम कर रहे हैं कि जापान एक तरह से दुनिया के लिए खुला है और जापान है अब विश्व के साथ कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। किस रूप में? व्यापार के रूप में है वो काम कर रहा है। लेकिन जो जापानी थे उन्होंने इस बात को इनकार किया कि नहीं, जापान तो ऑलरेडी पूर्व में भी व्यापार कर रहे हैं, पूर्व में भी दुनिया के साथ खुले रिश्तों को है वो अपना रहे हैं, क्योंकि इसलिए तो हमारा है वो जापानी ने कहा कि हॉलैंड के साथ हमारा व्यापार है वो हो रहा है, चीन के साथ भी है वो भी हमारी कनेक्टिविटी है। तो जापान ऑलरेडी खुला हुआ था। आगे देखो, 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया था और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई थी कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस है वो बहुत कम थी। शुरू में है वो पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर है वो जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा। फिर शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम पर है वो किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी नियंत्रण रखा गया, जिससे नैतिक संस्कृति का विकास विषय रहा और उसे पढ़ाया जाना जरूरी था। किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनाने की है वो प्रेरणा। तो अब ये चीज़ आ गई कि जापान के अंतर्गत एक नए आमूलचूल परिवर्तन हुए और उसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम है वो जोड़ा गया और पाठ्यक्रम में वो नैतिकता पढ़ाने की बल दिया, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो। तो नैतिक शिक्षा की है वो डिमांड इस समय जाकर के की गई कि बच्चों को नैतिक शिक्षा है वो दी जाए और उसके लिए अलग मंत्रालय भी बिठाया गया, शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षकों को भी है वो प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई ताकि है वो अच्छे बच्चों के भविष्य का है वो निर्माण किया जा सके, अच्छी एजुकेशन है वो प्रोवाइड है वो करवाने का काम किया जाए। तो एक ये भी स्थिति है वो निकल करके आई। यहाँ पर आगे देखो, जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती थी और इनमें से एक है वो कांजी। जापानियों ने चीनी सी है वो 6वीं शताब्दी में ली थी। चूँकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है तो उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का भी विकास किया, हिरागाना और कताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती थी क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुरासाकी का नाम आता है। ये चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों हिरागाना अथवा कताकाना को मिलाकर लिखी जाती हैं और इस शब्द का प्रयोग है वो कांजी के चिन्ह से भी लिया जाता है। ध्वन्यात्मक अक्षर माला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में फैला और उससे जाकर के हैं वो कोई यूरोपीय भाषा ने भी लिया। तो जापानी भाषा की डेवलपमेंट की एक बात की गई कि जापानी भाषा की बहुत सी जो ध्वन्यात्मक चिन्ह है वो चीनी मंडारिन से है वो लेने का काम किया गया। चीनी भाषा के चीन के ऊपर भी जापान का एक तरह से लंबे समय तक कब्जा रहा। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है, कम्युनिकेशन का सोर्स होता है जहाँ पर लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो और उपनिवेश किया तो ऐसी स्थिति में वहाँ असंख्य लोगों को आना जाना रहा तो उससे भी ध्वन्यात्मक कुछ शब्दावली है वो मिलती जुलती। हालांकि इसमें इतना कुछ आपके बात आते नहीं, आप यहाँ पर हो। अब जापान ने क्या किया, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण का काम है वो किया और उन्होंने बैंकिंग है, रेलवे है, जहाजरानी जैसी व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया। तो इकोनॉमी को है वो बूस्ट देने का काम किया। अर्थव्यवस्था है वो जापान की मजबूत हुई, उस पर बात करते हैं। तो मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण का था और इन्होंने कहा कि मेजी राजवंश मेजियों ने वो आधुनिकीकरण का काम किया, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया और उसमें भारी इन्वेस्टमेंट करने का काम मेजियों ने किया। आगे देखो, इसके लिए है वो कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा है वो किया गया और जापान की जो पहली रेल लाइन है वो 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। तो कृषि पर है वो टैक्स लगाकर धन है वो इकट्ठा किया गया और साथ ही साथ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा
और वो 1870-72 में जाकर के टोक्यो से योकोहामा के बीच है वो रेलवे लाइन बिछाई गई। अब आप ताजुब करोगे कि जिस समय जापान में रेलवे बिछाई गई है उससे पहले तो हमारे भारत में बिछा चुके थे हम 1853, थाने से पुणे तक, मुंबई, लॉर्ड डलहौजी के कारण 1853 से में जो हम बिछा चुके थे पहली बार रेलवे का। लेकिन ताजुब करोगे यहाँ 1870-72 में बिछाई गई और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे का सुदृढ़ ढांचा तो जापान का है। बुलेट ट्रेनें हैं वहाँ पर चलने का काम करें और हम आज भी उस टेक्नोलॉजी में है वो मुकाबला जापान का नहीं कर पाए। हालांकि जापान बुलेट ट्रेन के एक प्रोजेक्ट के ऊपर भारत के साथ मदद कर रहा है, जो बॉम्बे को अहमदाबाद से जोड़ने का काम कर रहा है। वो बुलेट ट्रेन का एक जो प्रोजेक्ट है उसमें जापान मदद कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, यूनिवर्सिटी स्थापित है वो की गई है, कॉलेज है, टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किए, उसमें जापान मदद कर रहा है। ठीक बात है। तो 1870-72 में टोक्यो से योकोहामा के बीच बंदरगाह के बीच रेलवे लाइन है वो बिछाने का काम हुआ। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों को प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही साथ उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने के लिए भी भेजा गया और जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए हैं वो विदेशों में भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ और मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनाने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों में लगा और जाया बात्सु एक बड़ी व्यापारिक संस्था जिस पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अर्थव्यवस्था पर है बना, बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। तो ये उन्होंने आधुनिक जो काम है वो किया। जापान ने रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, विदेशों से लोगों को बुलाया गया और उनको विश्वविद्यालय स्कूलों में कहा गया कि आप पढ़ो, लोगों को बच्चों को प्रशिक्षण दो, उनको है वो आप आगे काम करो। तो उससे जापान ने एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछाने का काम किया कि जापान एक विकसित राष्ट्रों के किनार में है वो खड़ा हुआ और उन्होंने है वो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। बैंकिंग सिस्टम को है वो क्रिएट करने का काम है वो जापान के द्वारा किया गया। आधुनिक बैंकों का प्रारंभ किया गया और बड़ी बड़ी कंपनियों को है वो सब्सिडी दी, टैक्स में छूट दी और कहा कि आप है वो कार्य करो। जापानी व्यापार जापानी जहाज को भी है वो भी व्यापार में एक तरह से लगा दिया गया कि आप जहाज़ों को भर भर के सामान ले जाओ। तो एक जापान ने आधुनिकीकरण का काम किया अर्थव्यवस्था में, जिससे जाकर के जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। फिर औद्योगिक मजदूरों की कि कपड़े के एक कारखाने में जो काम करते हुए श्रमिक को दिखाया गया, उसको है वो आप देख लो, काम है वो कर रहे हैं मजदूर सभी कारखाने के अंतर्गत। ये बड़ा कारखाना, ये सारे के सारे इसमें मजदूर है वो बैठे हुए काम में लगे। तो औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर के 1913 में 40 लाख तक है वो पहुंच गई थी। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे, जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आधुनिक कारखानों में काम करने वाले में ज़्यादातर है वो कौन थी? महिला है वो थी। तो ये एक अच्छी स्थिति। 1870 में 7 लाख थे, वही 1913 में बढ़कर के मजदूरों की संख्या 40 लाख के आसपास है वो पहुंच गई थी। और अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में करते काम जिनमें 5 से कम लोग थे और मशीनों और विद्युत ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं होता था। और आधुनिक जो कारखाने पहले ये पिछड़े रूप से थे, 5 से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, अब बड़ा कारखाना स्थापित किया, उसमें असंख्य लोग हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं और महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा हक दिया गया। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने किया और 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। तो ये एक जापान की स्थिति है वो आई। फिर आक्रामक राष्ट्रवाद की वो बात हम जापान की करते हैं। तो मेजी संविधान है वो सीमित मताधिकार पर आधारित था और डाइट है वो बनाई। क्या बनाई गई? डाइट है वो बनाई। अब ये डाइट क्या है? ये डाइट भोजन वाले नहीं है, तो ये डाइट है वो संसद है। ये डाइट क्या है भाई? संसद है। जैसे हमारे भारत की संसद है पार्लियामेंट संसद, उस तरह जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। तो जो संविधान है वो बनाया गया और संविधान में सीमित मताधिकार दिया गया, कम मताधिकार दिया गया। जैसे हमारे देश में हमें व्यापक है,
भारत में मताधिकार व्यापक दिया गया, और व्यापक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है और उसको कानून की दृष्टि से है वो अवैध नहीं करार दिया गया या कानून की दृष्टि से उसको गलत नहीं ठहरा दिया गया है, तब तक सभी दे सकते हैं। जबकि वहाँ पर सीमित मताधिकार है वो अब थे, और वहाँ डाइट भी है वो बनाई गई, पार्लियामेंट है वो बनाने का काम किया गया। जापानियों ने संसद के लिए जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच है वो जर्मन से प्रभावित थी। ठीक बात है, तो ये डाइट शब्द है वो जर्मन भाषा का एक वर्ड है। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन भी किया। 1919 से लेकर 1931 के बीच दरमियान जनमत से चुने हुए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद भी बनाई, और इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद के हाथों में सत्ता आई। सम्राट सैन्य बलों का है वो कमांडर होता था, और 1890 से ये माना जाने लगा कि साथ थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकता है। सेना को मजबूत बनाने का काम किया, और जापान उपनिवेश देशों में वृद्धि की इस डर से जुड़े हुए थे। जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर था, और इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ आवाज़ों को दबाने का इस्तेमाल भी किया। तो एक स्थिति भी आई कि वहाँ पर पार्लियामेंट बनाएगी, अधिकार सीमित दिए गए, लेकिन फिर भी है वो एक मंत्री परिषद बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री का पद है वो स्थापित किया गया, ताकि क्या है कि देश की व्यवस्था है वो चला सके, अच्छी तरह से वो चले। और सम्राट है, सम्राट को सेना का सुप्रीम कमांडर बना दिया। जैसे हमारे भारत में होता है कि राष्ट्रपति हमारी सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, तो वैसे के वैसे यहाँ पर भी एक सिस्टम क्रिएट किया कि साहब वहाँ का जो सम्राट है वो सेना का सुप्रीम कमांडर होगा, और उसको सेना की है वो बागडोर थोपी गई। और बाद में राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई, जिसमें सभी तरह के है वो लोग मिलकर शासन चलाएंगे। पहले विपक्ष था, विपक्ष है वो शासन में एक तरह से है वो सरकार को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब एक तरीका अपनाया गया, सभी मिलकर है वो हम क्या करेंगे, काम है वो करेंगे और जापान राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो ये एक स्थिति जापान की निकल कर आई। फिर आप देखिए, एक पत्रिका का आवरण नव युवकों को देश हेतु लड़ने के लिए प्रेरित है वो किया जा रहा है। तो ये आप देखो, नौजवानों को कहा जा रहा है कि देश के लिए मर मिटने की बात की गई। छात्र सैनिकों का एक चित्र है। तो बच्चों को विद्यालय में प्रशिक्षण है वो दिया जाता था, सेना के लिए है वो स्कूल संस्थाओं से तैयार करने का काम किया गया। तो ये एक जापान की स्थिति आई, यानी आधुनिकरण के रास्ते पर रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, वहाँ पर है वो व्यवस्था आई, और राजा को सुप्रीम सम्राट को है वो सुप्रीम सेना का कमांडर बनाया, और प्रधानमंत्री है वो शासन सत्ता संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई जिसमें सभी लोग मिलकर के शासन चला रहे हैं, और विद्यालय में पाठ्यक्रम है वो व्यवस्थित रूप से डाला, बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया, और बच्चों को भी एक तरह से राष्ट्र की सेवा हेतु है वो उनको सैन्य प्रशिक्षण स्कूलों में है वो दिया गया। एक किसान के बेटे तनाका सोजो ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन में संवैधानिक सरकार की मांग की। तो एक नाम आया तनाका सोजो का, जो एक गरीब परिवार का था, खुद पढ़ाई की, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट में ज़्यादा उन्होंने डिमांड की कि ज़्यादा है वो हमें संवैधानिक मांग है वो दी जाए, संवैधानिक अधिकार ज़्यादा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हक दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार विस्तृत किया जाए। क्योंकि मताधिकार है वो ऑलरेडी सीमित था, इसलिए इन लोगों ने है वो कहा कि मताधिकार है वो विस्तृत रूप से हमें दिया जाए। तो ये एक तनाका की है वो बात आई। संसद डाइट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि है वो नहीं दी जानी चाहिए, और आशियो खान से वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार भी प्रभावित हो रहे थे। तो ज़्यादा प्रदूषण की भी स्थिति निकल कर आई, क्योंकि ज़्यादा है वो आप औद्योगिकरण करोगे तो प्रदूषण तो फैलेगा। इस प्रदूषण के चलते आंदोलन है, इस आंदोलन के चलते कंपनी प्रदूषण नियंत्रण के तरीके भी अपनाने पड़े, जिससे जाकर है वो फसल है वो सामान्य हुई। तो आगे जाकर स्थिति ये भी हुई कि भाई कारखानों से ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, आपने भारी भरकम कारखाने लगवाए, उन कारखानों से प्रदूषण फैल रहा है। तो ऐसी करके एक आंदोलन का भी है वो बड़ा सामना हमें करना पड़ा कि सब फसलें भी है वो सामान्य उत्पादन है वो हो रहा है, ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण एक स्थिति है पई निकल कर आई। तो उस हेतु भी प्रयत्न हुए, आंदोलन है वो हुए।
फिर पश्चिमीकरण और परंपरा की है वो बात की गई कि जापानी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो किस तरह से अलग थे पश्चिम से, पश्चिम की दुनिया यानी जो यूरोपीय संस्कृति परंपरा उनसे इन्होंने अपने आप को अलग माना, उस पर है वो बात करेंगे। तो जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग थलग है वो थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा भी रखता था। और फुकुजावा युकुची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देना चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बनना चाहिए। तो यहाँ पर बात आई कि जापान है वो एक तरह से बाकी यूरोप की दुनिया से अलग थलग था। तो इसलिए बात आई कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश से वो ऊंचाई सभ्यता थी, उन देशों को सभ्य माना गया। जैसे हमने यूरोप में भी देखा था कि यूरोप के देश ज़्यादातर अमेरिका के उन लोगों को है वो असभ्य कहते थे और ज़्यादा अपने आप को सभ्य कहते। अब अमेरिका उस लाइन में खड़ा है कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश हैं जो अपने आप को सभ्यताओं के ऊपर है वो ऊंचाई पर रखते थे, और जहां जापान भी है वो ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखता था। जापान ने भी वो अमेरिका के साथ है वो डील की, वहाँ के हैं वो राजदूत व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो जापान उस दौड़ में है वो अब लगा। तो एक इतिहास में एक धारणा आई। तो फुकुजावा युकी हैं वो एक मेजी काल के बुद्धिजीवी थे, इतिहासकार थे, और उन्होंने कहा था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल कर फेंकना चाहिए। अपने में से एशिया को निकाल कर फेंकने का मतलब ये हुआ कि एशिया की जो रीति रिवाजें, परंपराएं, जो मूल्य हैं, जो हम एशिया में पल रहे हैं तो हमारे लक्षण एशिया के हुए। इसलिए कहा कि जापान तो अब यूरोप और अमेरिका से संबंध में ज़्यादा नज़दीक आ रहा, तो एशिया के लक्षणों को उतार पकड़ फेंको और हमें यूरोप के मूल्यों और जो अमेरिका के मूल्य उनको हमें अपनाना चाहिए। तो अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, और इसका मतलब है कि जापान को अपने एशियाई लक्षण को छोड़ देना चाहिए। एशिया के जो लक्षण हैं उनको छोड़ दो और पश्चिम के लक्षण है उनको बना लो, तब आप जाकर के ज़्यादा सभ्य है वो बनोगे। तो एक ऐसी धारणा निकल कर आई। हालांकि है वो जापान अपने अभी भी परंपरागत मूल्यों को महत्व देता है। जापान ने यूरोप के मूल्यों को है वो नहीं अपनाया। अभी भी जापान अपने मूल मूल्यों को है वो स्वीकार करता है, नैतिकता को, संस्कृति को है वो मानता है। दर्शन शास्त्री मियोके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए और अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को है वो समर्पित करना। और संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता, जिसका नाम है उओकी एमोरी, फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के भी बड़े प्रशंसक थे, और वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके और व्यवस्था से है वो ज़्यादा कीमती चीज़ें उनको आज़ादी दी गई। तो यहाँ पर बात एक ये भी आई कि जापान में संवैधानिक ज़्यादा रिफॉर्म की बात की गई कि साहब नागरिकों को है वो ज़्यादा अधिकार दिया जाए, नागरिकों को ज़्यादा छूट दी जाए, नागरिकों को ज़्यादा आज़ादी दी जाए। और ये एक सबसे बड़ा है वो एक राष्ट्र का कारक है कि नागरिकों को जितनी ज़्यादा आप स्वतंत्रता दोगे, जितनी ज़्यादा छूट देंगे, वो राष्ट्र उतना ही उन्नति करेगा। तो इस तरह की धारणाएं भी हैं वो अब जापान में निकल कर आई, और संवैधानिक सरकार की मांग है वो सुदृढ़ से आई, जिसमें उएकी का नाम आता है, जो फ्रांसीसी क्रांति में मानव अधिकारों की जिस तरह से बात की गई थी और जन प्रभुसत्ता के यानी जनता की जो वो खुद की जनता के हित के लिए एक तरह से बात की गई कि जनता को ज़्यादा हक दो और ज़्यादा है उससे ज़्यादा व्यक्ति को क्या करो, आप स्वतंत्रता दो, व्यक्ति को ज़्यादा छूट दो, तो जाकर के सोसाइटी अपने आप ही है वो स्वतंत्रता को महसूस करेगी। तो ये एक जापान की स्थिति आई। फिर बात आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, कैसे जापानी जीवन जीते थे उनको आप देख लो। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो समझ में है वो आ जाएगा, इतना कुछ रहता नहीं।
क्या हो रहा है, बात जापान की कर रहे थे, जापान किस तरह से शक्ति के रूप में उभर रहा है। मेजी राजवंश आए, पहले तोकुगावा को समाप्त किया गया, मेजी आए, मेजियों ने शासन किया, अमेरिका से संबंध स्थापित किए, अमेरिका भी है वो संबंध स्थापित करने का इच्छुक है। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर में ईंधन भी चाहिए उसको, चीन का बड़ा मार्केट भी चाहिए, तो वो स्थितियाँ हैं वो हमारे सामने रहती हैं। जापान ने सुधार भी किया, राष्ट्रीय एकता परिषद भी बनाई जिसमें प्रधानमंत्री को शक्ति दी गई, सम्राट सेना का कमांडर बना, ये एक स्थिति रही। जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलावों की तरह देखा भी जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नए घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमो है वो कहते हैं, का संबंध भी मूल परिवार से था। जहाँ पति पत्नी साथ रहते थे, कमाते थे, घर बसाते थे और पारिवारिक जीवन की नई समझ, नए तरह के घरेलू उत्पाद, नई किस्म की पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घरों की मांग भी है वो पैदा की। 1820 के दशक में निर्माण कार्य भी शुरू है वो हुआ और 200 येन देने के बाद लगभग 100 साल तक 22 येन माहवार की किस्तों पर भी मकान उपलब्ध करवाए गए। और उस समय एक बैंक कर्मचारी की भी तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी। तो ये येन है वो मुद्रा को बताया गया है, 40 येन है वो उस समय एक तरह से बैंक कर्मचारी की तनख्वाह थी। तो लोगों को घर दिए गई, घर देने के लिए है वो ऋण देने का काम किया गया और उनकी तनख्वाहें है वो बढ़ाई गई, पेमेंट है वो बढ़ाया गया। तो एक तरह से भौतिक जीवन जापानियों का अच्छा रहा। बिजली से चलने वाले नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला ये कुकर देखे हुए जापानियों ने, अमेरिकी भुनक जो मांस व मछली भूनने वाला है, ब्रेड सेकने का ये रोस्टर है, यह भी जापानियों ने है वो बनाए। तो उनके एक भौतिक जीवन को बता रहा है, सब भौतिक दृष्टि से जापानी लोग है वो अच्छी स्थिति में थे, उन्होंने है वो नई नई चीज़ों का आविष्कार है वो किया। तो ये एक स्थिति, अच्छा जीवन जापानी जीते थे। तो ये एक जापानियों की है वो बात हो रही है। थोड़ा सा जलपान करते हैं। आधुनिकता पर है वो विजय की बात की गई है। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 और 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश है वो बढ़ाने का काम किया और उसके लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर के हैं वो मिल गई। और जब जापान ने है अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण है वो किया। अब जापान क्या कर रहा है, विकास किया, तो कुछ इस कदर जापान अब आक्रामक रूप में आ गया। और आक्रामक रूप में आया तो इसने अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दी और उपनिवेश में वापस चीन के ऊपर है वो आक्रमण किया। और हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मैंने बार बार बताया कि पर्ल हार्बर के ऊपर है वो आक्रमण किया। पर्ल हार्बर यूएसए का एक सैनिक नौसैनिक अड्डा था, उस पर आक्रमण किया और तब जाकर स्थिति है वो बिगड़नी शुरू हुई। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने आधुनिक को है वो 3 तरीके से है, 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया है, जिन्होंने इसमें बात की गई थी कि आधुनिकता के ऊपर विजय का मतलब हुआ एक तो पुनर्जागरण का दौर, दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन और तीसरा है वो प्राकृतिक विज्ञान का एक तरह से विकास हुआ, जिसके कारण जापान भी है वो अब आधुनिकता की राह के ऊपर चला, पश्चिम के मूल्यों को अपनाए। क्योंकि हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का एक दौर यूरोप में रहा था और पुनर्जागरण का मतलब हुआ यूरोप की कला, संस्कृति, विज्ञान, मूल्य, चित्रकारी, इनका एक विकास का दौर पुनर्जागरण का है वो दौर आता है। फिर ईसाई धर्म सुधार का काम है जो प्रोटेस्टेंट सुधार है वो कहा जाता है और वह आंदोलन बढ़ा रहा। तीसरी बात थी कि प्राकृतिक विज्ञान का है वो विकास। तो इनको है वो एक तरह से आधुनिकता की है वो बात में लिया गया है। और उन्होंने कहा कि जापान की जो नैतिक ऊर्जा है, जापान की नैतिक ऊर्जा ने उसे एक उपनिवेश बनने से है वो बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का, और इसके लिए नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। तो अब ये चीज़ एक बड़ी इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि जापान है वो आधुनिकता के रास्ते पर गया
और आधुनिकता के रास्ते ऊपर गया तो इसका मतलब ये हो कि अब जापान को उपनिवेश बसाने चाहिए और एशिया में बड़ी शक्ति का एक प्रदर्शन है वो जापान करे। तो उस हेतु जापान ने प्रयत्न किया कि खुद को उपनिवेश बनने नहीं दिया किसी का, और खुद ने है वो उपनिवेश बसाए। यानी जापान उपनिवेश बना नहीं, किसी भी देश ने जापान के ऊपर कंट्रोल है वो नहीं कर पाया। यानी ये जापान की शक्ति का प्रतीक है। और जापान ने दूसरे देशों के ऊपर है वो उपनिवेश बसाने काम किया, जो जापान की एक सत्ता का प्रतीक आया, शक्तिशाली सत्ता के रूप में है वो जापान एशिया और विश्व में है वो उभर कर आया। तो उसको एक दर्शाने का काम किया। और जापान ने एक नई कहा कि एक विश्व पद्धति को अपनाया कि जापान एक पूर्वी विशाल एशिया का है वो निर्माण करे, और उसलिए जापान ने अपने उपनिवेश है वो बसाने का काम किया। और उसके लिए विज्ञान और धर्म को जोड़ने के ऊपर है वो महत्व दिया जापान के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है वो चीज़ों को एक तरीके से जोड़ सके। तो ये एक जापान की स्थिति है वो यहाँ पर निकल करके आई कि साहब जापान ने किस तरीके से एक उपनिवेश का दौर है वो वापस शुरू किया, और जापान एक आक्रामक तरीके से है वो काम किया। और इस आक्रामकता का परिणाम ये रहा 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की बात है कि जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर करके बंदरगाह है, पर्ल हार्बर बंदरगाह जो क्या है नौसैनिक अड्डा है, उस पर आक्रमण किया। तब जाकर के है वो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम बरसाए, गोले फूल बरसाए भाई ऊपर से। तो परमाणु बम है वो गिराया, और परमाणु बम है वो 2 शहर थे जापान के, नागासाकी और हिरोशिमा। तो जाकर के जापान है वो ढह गया, जापान का है वो हुआ पतन। अब बात आते हैं एक और बड़ी शक्ति की नाम लेते हैं एशिया के अंतर्गत जो बड़ी पावर है आज के समय में, और वो चीन है। एक समय था जब चीन को दैत्य कहा जाता था और कहते थे कि इस दैत्य को पड़ा रहने दो, और जब ये दैत्य जाग जाएगा तब ये विनाश खड़ा करेगा। और वही स्थिति हुई कि आज चाइना दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी है वो एक कहो तो आप बड़ी शक्ति है, और अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। भारत की है वो गंभीर चुनौती का है वो काम खड़ा करती है हमारे लिए, भारत के लिए, हमारे लिए भी है वो एक तरह से नाक में दम करके है वो खड़ा है। तो वो चाइना है, जगह जगह है वो हमें संतुलित करने का काम कर रहा है। चीन जिस तरह से जिस मूड में जिस आक्रामक रूप में है वो खड़ा हुआ, और जिस दौर से चीन निकलकर विकास हासिल किया, वो दुनिया के सामने एक चीन मॉडल है कि साहब जिस तरह से चीन के हालात खस्ता सी, किस दौर से चीन ने रिफॉर्म किए, और रिफॉर्म के दौर करते हुए आज चीन ने जिस कदर विकास किया है वो दुनिया के देश उसके सामने देखकर अचरज करते हैं। और चीन जिस तरह से उभर रहा है वो विश्व, एशिया तो है ही, एशिया का तो एक सुपर पावर है, साथ ही साथ विश्व का भी है वो पावर चाइना है। तो ये एक स्थिति चाइना के लिए जिन्होंने रिफॉर्म है वो किया, और उसका परिणाम ये रहा। आज हमारा भारत का भी बड़ा मार्केट देखते हैं तो चीनी प्रोडक्ट से भरा हुआ पड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मार्केट, हमारे चीनी वस्तुएं हैं वो भारत में बिक्री कम मूल्य के ऊपर, क्योंकि उसने उस कदर विकास किया कि भारत के मार्केट को भी भर दिया। और एक तरफ भारत के मार्केट में बाजार में वस्तुएं बेच रहा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर है वो सेना लेकर खड़ा है। तो ये एक चाइना की स्थिति को थोड़ा गौर करेंगे, किस तरह से इसने खुद को उठाया है, वो बात काफ़ी मेजर है वो रह जाती है। चीन का आधुनिक जो इतिहास है वो, चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे से अपमान का अंत और समानता और विकास संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों को नजरिए है वो झलकते हैं। पहली बात आती है कांग योवेल की 1858 से 27, या लियांग किचौ का आता है विचार 1873 से 29। जैसे आरंभिक सुधारों ने है वो पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि चीन ने एक तरह से अपनी जो संप्रभुता थी, अपने पुनर्स्थापना की, अपने आप को स्थापित किया, और उसकी जो पुरानी कड़वाहटें थी, पुराना जो अपमान था, जिस तरह से जापान के साथ उसने घूंट है वो पिया, उससे चीन अब उभर कर एक बड़ी चीज़ है वो सामने निकल कर आया।
और उसके लिए अलग अलग जो लोग थे, जो चाइना के बौद्धिक वर्ग थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा में, जिसमें कांग येबल का नाम आता है या लियांग कीचाऊ का नाम आता है, उन्होंने एक विचारधारात्मक दृष्टिकोण है वो विकसित करने का काम किया कि किस तरह से हमें इस अपमान में है, वो इस अपमान से हमें उबरना है। तो उसके लिए इन लोगों ने भी प्रयत्न किया, तो बाद में जाकर के अन्य भी क्रांतिकारी दृष्टिकोण हमारे सामने आए। तो पहला विचारकों का था। दूसरे, गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर सन यात सेन की बात आती है। जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। और तीसरा जो दृष्टिकोण था वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ना है वो चाहते थे। तो ये तीन जो विचारधाराएं थी, तीन जो बहस थे, इन्होंने एक तरह से चीन को नई दिशा देने का काम है वो किया गया। पहले बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनमें नाम आता है कांग योवेल का आता है और लियांग कीचाऊ का नाम आता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है जिसमें डॉक्टर सन यात सेन का आता है कि सन यात सेन जैसे व्यक्ति जो निकल कर आए, जो चीन को गणतांत्रिक बनाने की हिमायत करते थे, तो वो डॉक्टर सन यात सेन थे, जिनके रिफॉर्म है वो बड़े महत्वपूर्ण रहे थे। और तीसरी जो बात आई थी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी है वो युगों युगों की जो असमानता है उसको समाप्त करना चाहती थी, और जो विदेशी जो लोग हैं जो चाइना में, उनको दूर वहाँ से भगाना चाहती थी। तो उस हेतु भी है वो काम हुआ, और इस हेतु है वो अफीम युद्ध लड़ी गई थी, उसकी है वो बात की गई है। तो अफीम युद्ध को भी देख लो कि पहला अफीम युद्ध 1839 से 1839 से लेकर के 42 तक है वो लड़ा गया, और इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को है वो कमजोर किया, सुधार तथा बदलाव की है वो मांग को मजबूती दी। कांग यूवेई और लियांग कीचाऊ जैसे क्विक सुधारकों ने भी है इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात कही, और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, एक नई सेना और शिक्षा के निर्माण के लिए नीतियां भी बनाई। साथ ही साथ संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी है वो गठन किया, और उन्होंने चीन को है वो उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की गई। तो यह जो अफीम युद्ध था वो एक तरह से शासन में बदलाव हेतु है वो किया गया था, और जिसमें लंबे समय तक है वो शासन व्यवस्थाओं की जो कमजोरियां थी उसको निपटाने का है, उनमें है वो सुधार की बात की। और सत्ताधारी जो क्विंग राजवंश था उसने एक तरह से इसको कमजोर की, बदलावों की मांग है वो मजबूती से उभरी, तो आखिर में जाकर के चीन में बड़े पैमाने के ऊपर है वो रिफॉर्म हमें करने पड़े। तो ये एक चीन की बात हुई, और संवैधानिक सुधार की है वो बात की गई। अफीम का व्यापार है तो कहा गया है कि चीनी उत्पादों जैसे चाय है, रेशम है और चीनी मिट्टी के बर्तन की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार है वो नहीं मिला, और जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीका ढूंढा, अफीम का है वो व्यापार किया, अफीम का है वो व्यापार हमारे यहाँ से है वो होता था। तो ये हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से है वो उगती थी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान का जो कुछ भाग है चित्तौड़गढ़, वहाँ अफीम है वो खूब पैदावार होती है। तो चीन में अफीम बेचने के जरिए से वे चांदी कमाकर कैंटीन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देते थे, और इस तरह कंपनी उस चांदी का भी इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए करती थी, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच ये उत्पादों का एक त्रिकोणीय व्यापार था। कौन सा? अफीम है वो एक बड़ा मसला है। अफीम युद्ध भी है वो चाइना के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो एक तरीके से लड़ा, ये भी एक स्थिति रही थी। यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में होता है, और बोलान वू का मतलब होता है हमें पोलैंड करने के लिए। तो भारत का उदाहरण भी सामने ही था। विचारक लियांग कीचाऊ का मानना है कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर भी पश्चिम का विरोध किया जा पाएगा, अन्यथा वो नहीं किया जा सकता। और 1930 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथ बर्बाद हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के वे ब्रितानियों की ताबेदारी के करने और अपने लोगों के साथ क्रूर करने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना भी करते हैं। और तर्कों ने आम आदमी को खास आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते हैं कि ब्रितानियों ने यानी ब्रिटिश लोगों ने चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल किया।
तो एक विचारक जो हमारे यहाँ पर आई, उनकी एक अच्छी बात है वो यहाँ पर निकल कर आई लियांग किचाओ का। और लियांग किचाओ ने कहा कि भारत को किस तरह से एक कंपनी ने बर्बाद किया, और यदि हम नहीं संभले तो चाइना को भी ये कंपनी बर्बाद कर सकती है। और इसलिए कहा गया कि भारत के लोगों को बर्बाद करने के लिए कंपनी ने भारत के लोगों को ही सामने खड़ा, एक तरीके से भारत के लोगों को बर्बाद करने के लिए भारत के लोगों को सामने खड़ा किया। इसका मतलब ये था कि कंपनी आई, यहाँ पर है वो सेना रखी, और सेना में है पहले प्रारंभ में तो हमने देखा कि सहायक संधियाँ की, राजा महाराजाओं की सेना भंग कर दी गई, और उनकी सेना का खर्चा वे खुद ही दें, मतलब अंग्रेजों की सेना, राजा महाराजा की सेना भंग कर दी, और कहा गया कि आपके दरबार में अंग्रेजों की सेना रहेगी, और उसका खर्चा कौन देंगे, राजा महाराजा देंगे। यानी एक स्थिति ये खड़ी कर दी गई, और बाद में जाकर के भारत के जवानों को है वो एक तरीके से यहाँ के लोगों के विरुद्ध में खड़ा किया। तो ये एक स्थिति ये भी आई। तो इससे चाइनीज़ लोग हैं वो काफ़ी घबराहट में थे कि हमें इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है कि हमारे पतन का कारण है वो हम बन सकें, और हम हैं जिस तरह से भारत में एक कंपनी के, भारत एक कंपनी के व्यापार करने कंपनी आई उसके द्वारा गुलाम हुआ, उस तरह से हम है वो कहीं नहीं हो जाए। अब चीन में गणतंत्र की स्थापना के हेतु है वो पर्यटन किया, और विशेषकर डॉक्टर सन यात सेन की बड़ी भूमिका है वो रही थी। 1911 में माचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया, और सन यात सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक है वो माने जाते हैं, और वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म प्रचारकों से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की है वो पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो ये एक डॉक्टर सन यात सेन की बात की गई कि 1911 में है वो माचू साम्राज्य को समाप्त करके डॉक्टर सन यात सेन ने है वो चीन का एक तरह से नेतृत्व किया, और उसमें चीनी गणतंत्र की स्थापना की। इसलिए डॉक्टर सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, और ये गणतंत्र के विचारों के समर्थक थे कि वहाँ पर है वो गणतंत्र, डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था स्थापित है वो की जाए। कहाँ पर, चीन में, डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में। और उन्होंने है वो स्कूली मिशनरी में पढ़ाई की थी, तो ईसाई धर्म से भी उनका काफ़ी ये वो जुड़ाव रहा, डेमोक्रेसी से वो परिचित हुए थे। तो उनका कार्यक्रम के 3 सिद्धांत थे, जिसको सन मीन चुई के नाम से भी जाना जाता है, और ये 3 सिद्धांत थे। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था कि माचू वंश, जिसने विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से है वो हटाना, और साथ ही साथ अन्य साम्राज्यों को भी हटाना। गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजीवाद का नियमन करे और भूस्वामित्व में है वो बराबरी लाए, उस हेतु भी इन्होंने है वो प्रयत्न किया। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि जो डॉक्टर सन यात सेन, उनके 3 कार्यक्रम थे। पहली बात तो थी कि हमें राष्ट्रवाद को स्थापित करना है, और राष्ट्रवाद को स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि हमें है वो एक तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है वो अधिकार देने हैं। और माचू वंश है जिससे ये ज़्यादातर चिढ़ते थे और कहा कि ये तो एक तरह से विदेशी है, तो माचू वंश को यहाँ से है वो खदेड़ना, और यहाँ पर है वो शासन सत्ता है वो संभालना, और जनता को अधिकार है वो देना। दूसरा था कि जो अन्य साम्राज्यवादी है उन तत्वों को भी हटाना, जो गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार के विरोधी थे उनको हटाकर डेमोक्रेसी है वो कायम करनी। और तीसरी थी समाजवाद हम स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? समाजवाद स्थापित करेंगे, जहां संसाधन के ऊपर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का होगा, सरकार का होगा, और सरकार सभी नागरिकों के लिए है वो काम करेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि हम समाजवाद को अपनाएंगे। तो ये डॉक्टर सन यात सेन के कार्यक्रम है वो 3 थे। राष्ट्रवाद को स्थापित करना, उसके लिए माचू वंश को उखाड़ कर फेंको। दूसरा है जो साम्राज्यवादी जो ताकतें थी उनको है वो वहाँ से हटाना। और तीसरा जो कार्यक्रम था वो ये था कि समाजवाद को स्थापित हम है वो करेंगे, ताकि वो संसाधनों का है वो पुनर्वितरण किया जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा संसाधन है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक ये तरीका निकाला जाए कि उनको है वो हक मिलना चाहिए। तो ये एक स्थिति यहाँ पर भी आई। सन यात सेन के विचार है वो कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का भी आधार बने हुए हैं। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को है वो रेखांकित किया। और कहा गया कि जो सन यात सेन की जो लोकतांत्रिक विचार थे उसमें ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो कुओमिंतांग के जो एक विचारक हुए थे उनके विचारों से मिलते। बुनियादी चीज़ जिसको कहा जाता है
के साथ उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए कपड़ा वस्त्र होना चाहिए, खाना, घर और परिवार की नीड है, वो 4 जरूरतें बड़ी पूरी हो जाती तो भी हैं वो बड़ी बात होती है। सन यात सेन की मृत्यु के बाद है वो चियांग काई शेक है, वो कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स यानी स्थानीय नेता जिनकी सत्ता छीन ली जाती थी, वारलॉर्ड्स को है वो अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का है वो विकास करना चाहिए और उन्होंने है वो महिलाओं को 4 सद्गुण है वो पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें महिलाओं को कहा सतीत्व, पवित्रता है वो रखो आप, रूप, रंग, वाणी और काम और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर देखने पर है वो जोर दिया और यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों को लंबाई को भी प्रस्तावित किया। तो एक तरह से इन्होंने महिलाओं के जीवन को थोड़ा है वो डॉक्टर काई-सेंग हुए थे, इन्होंने है वो नियंत्रण करने का काम है वो किया। महिलाओं को कहा आप सतीत्व का ध्यान रखो, आप है वो किसी भी तरह से पवित्रता को मत खो, रूप रंग का आप है वो ध्यान रखो, ज़्यादा है वो बाहर नहीं निकलो, वाणी को है वो ध्यान रखो और काम पर जाओ तो आप ज़्यादातर काम घरेलू रहो, बाहर आपको काम करने की नीड नहीं। तो एक तरह से ये स्थिति ये भी आई कि जहाँ डॉक्टर सन यात सेन विचारों में काफ़ी खुला था, वही जो काई-चेंग है, चियांग काई-शेक है, वो एक तरह से सैन्यकरण का काम किया और महिलाओं के अधिकारों में कटौती का काम है वो कौन करे, चियांग काई-शेक है वो कर रहे हैं और लोगों को एक करने की प्रवृत्ति इसकी भी रही थी, लोगों को एक है वो किया। तो ये एक चियांग काई-शेक की स्थिति को है वो हमने देखा, चियांग काई-शेक। आगे देखो 1935 का संगाई में एक काला अमेरिकन तुरही वादक बक क्लेटन अपने जेज और कैस्टा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके वाद्य मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उसकी है वो बड़ी सहानुभूति रही थी और गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई जिसमें वे जीत गए के बारे में वे लिखते हैं कि चीनी तमाशबिनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि हमें उनका अभिष्ट काम है वो समाप्त किया हो और घर पहुंचने के तक के रास्ते भर के वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन है वो करते थे। तो ये एक इश्यू था और कुछ भी है वो इसमें नहीं थी बात, सामान्य था। रिक्शा खींचने वाला लान जिया द्वारा बनाया गया एक कास्ट उपन्यास रिक्शा एक गौरव है वो बन गया। तो ये भी इसमें भी आपकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है वो निकल कर आती है, इसको देखिए। अब चीनी साम्यवादी दल का है वो उदय होता है और चीनी साम्यवादी दल है वो चीन में अभूतपूर्व परिवर्तन का काम है वो साम्यवादी दल के द्वारा किया गया था। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग है वो पीछे हट गया और इस लंबे और थकान वाले युद्ध ने चीन को एक तरीके से कमज़ोर है वो कर दिया। 1945 और 1949 के बीच में है वो कीमतें 30% महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की ज़िंदगी है वो तबाही हो गई। ग्रामीण चीन में 2 संकट थे, एक पहला तो पर्यावरण प्रदूषण संबंधी बड़ा विवाद था, जमीन बंजर थी, वनों का नाश हो गया था, बाढ़ है वो आ रही थी और बाढ़ दूसरी जो समस्या थी वो सामाजिक आर्थिक विनाश, कारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम टेक्नोलॉजी और निम्न स्तरीय संचार के कारण। अब यहाँ साम्यवादी दल का है वो उदय होता है और साम्यवादी दल ने आगे जाकर बड़ी भूमिका है वो निभाई। फिर हम आगे देखते हैं कि 1949 में चीनी है वो क्रांति होती है। तो अब यहाँ पर जो एक बात आई थी कि कुओमिंतांग है वो पीछे हट गया जब जापानियों ने आक्रमण किया 1937 में, तो कुओमिंतांग है वो पीछे हट गया, उतनी स्थिति थी नहीं कि जापान का है वो मुकाबला करे। और इस समय जापान के साथ युद्ध करने से चीन की हालात और भी है वो खराब हो गई थी। चाइना एक तरह से वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था, इतना मुकाबला कर नहीं पाए और साथ ही साथ उत्पादन भी नहीं हो कि लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहे तो उत्पादन कृषि में कोई काम हो नहीं पाया, तो जिसके कारण खाद्यान्नों की भी कीमतें हैं वो 30% से अधिक बढ़ गई थी। एक समस्या ये। दूसरी 2 और तरह की समस्या थी, एक तो
पर्यावरण है वो चीन का साथ नहीं दे रहा था। हम देखते हैं ऊपर गोबी का, मंगोलिया का बड़ा मरुस्थल है, वो भी चाइना में भी है, वो आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर पहाड़ है, वन है, और नदियाँ जो सदा निरा बहती, उनमें कभी कभी बाढ़ की स्थिति और भी भयंकर तरीके से आती, एक समस्या ये भी थी। दूसरा, जो गाँव में सामाजिक आर्थिक विनाशकारी प्रथा, वो जमीन प्रथाएं, ऋण है, टेक्नोलॉजी की आदिम प्रवृत्ति है, वो भी एक तरह से है वो पतन का कारण है, वो चाइना के लिए थी। इस कारण जाकर के है वो साम्यवादी दल का उदय होता है। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई, चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब होती है भाई? 1921 में होती है। तो रूसी क्रांति के बाद कुछ समय बाद में ही हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया को जबरदस्त प्रभाव डाला। हमने देखा कि रूस में 1917 में है वो क्रांति हुई, और उस क्रांति को समाजवादी क्रांति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? समाजवादी क्रांति है वो नाम दिया गया था। तो उसके कारण है वो चाइना में भी प्रेरणा मिली, और 1921 में है वो वहाँ पर चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई, और रूसी सफलता ने पूरी दुनिया को एक रोल मॉडल दिया। लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 18 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय थर्ड इंटरनेशनल का भी गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। माओ से तुम 1813 से 1976 जो JCCP के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए, और क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई, जिसे अंततः कुओमिंतांग पर है वो सफलता हासिल हुई। तो एक चीज़ यहाँ पर आई कि रूसी क्रांति से है वो चाइना को काफ़ी मदद मिली, और 1921 में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई, और इसी साम्यवादी पार्टी ने आगे जाकर के है वो माओ से तुंग जैसे व्यक्ति इसका नेतृत्व है वो करने की स्थिति में आई। तो माओ से तुंग ने है वो पहली बार कार्यक्रम घोषित किया, किसानों को है वो ज़्यादा भूमिका दी गई, और किसानों को आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना गया। किसान ही सबसे बड़ी है वो आबादी है, तो पहले उसको कवर करो, और जिसके कारण एक शक्तिशाली वर्ग उभरा और एक शक्तिशाली जनमत है वो पैदा करने का काम किया। तो आगे जाकर के है वो कुओमिंतांग को एक तरीके से ढहाने का काम किया, और माओ से तुंग है वो बड़े पावर के रूप में उभर कर सामने आई। अब एक जनवाद की स्थापना 1949 से 1965 में, 1949 के अंतर्गत चीनी है वो जनवादी क्रांति होते हैं। चीनी जनवादी क्रांति। द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में है वो कायम हुई, और ये नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न लोकतंत्र, नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में वो रखे गए, और निजी कारखाने और भूस्वामियों को धीरे धीरे समावित किया गया। और ये कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा है वो की, और 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तीव्र गति से औद्योगिकरण किया गया। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्युनिस्ट, जहां लोग इकट्ठे होकर जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 से 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कृषक आबादी का 98%, यानी चीनी जन साम्यवादी, उसके लिए है वो डॉक्टर जो यहाँ पर जो बात आई माओ से तुंग की, उन्होंने अपना कार्यक्रम है वो घोषित किया। और जिस तरह से सोवियत संघ ने कहा था कि हम सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित कर रहे हैं, उससे भिन्न है वो चीन में व्यवस्था स्थापित करने का काम किया गया, और जिसमें सभी लोगों की है वो हक की बात की गई, सभी लोगों की है वो भूमिका होगी। और उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित ये किया गया कि आप है वो अपने खुद के बलबूते पर उद्योग लगाओ, छोटे छोटे उद्योग लगाओ, और लोगों को कहा कि घर के पिछवाड़े में भी इस्पात की भट्टियां लगाओ और लोह पिघलाने का है, लोह प्रगलनकार काम करो, ताकि क्या है कि प्रोडक्शन आपका सरकार लेगी, आप उत्पादन है वो करो, उत्पाद है
वो सरकार करेगी, यानी खुद प्रोडक्शन करो, सरकार आपका जो उत्पाद है वो खरीदेगी। तो इसके कारण जाकर के लोगों की स्थिति में है वो काफ़ी सुधार हुआ और काफ़ी कार्यक्रम भी है वो इनका ये लोकप्रिय रहा था। फिर दर्शनों का टकराव 1965 से 1978। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधाराओं पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा थी, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ है वो अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स यानी मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों को, पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया और विचारधारा का पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषपूर्ण और नारेबाजी ने तर्कसंगत बहस की भी जगह ली। यानी यहाँ पर जो बात की गई किस तरह से एक समाजवादी व्यक्ति की रचना ने इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर है वो माओ के विचार की आलोचना की, तो जिसके कारण संघर्ष हुआ। तो फिर बाद में जाकर के जो माओ के विचार से समर्थक जो लोग नहीं थे उनको एक तरह से सफाया करने का है वो काम किया। तो एक बड़ा क्रूरता का काम भी है वो चीन में माओ के समय है वो देखा गया, और जो लोग समर्थक नहीं थे, जिन लोगों ने विरोध किया, उन लोगों को मौत के घाट है वो उतार दिया गया और एक तरीके से बड़ी टीम तक है वो तैयार कर दी थी माओवादी विचारधारा। माओ के विचार आज भी माओवादी विचार है वो बड़े उग्र हैं, एक तरह से सरकार के विरुद्ध है वो सीधे शस्त्र उठाते हैं। हमारे देखते हैं किस तरह से माओवादी है वो अलग अलग जगह पर सक्रिय हैं। तो ये एक गंभीर चुनौती इस विचारधारा में नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में और छात्रों को तक है वो माओ की विचारधारा के चपेट में है वो ले लिया गया, जिसके कारण एक तरीके से है वो माओ के विचार के जो विरोधी लोग थे उनको मारने का काम किया। 1978 में शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई और तंग सियाओपिंग पार्टी पर नियंत्रण है वो मजबूत बनाए रखा। साथ ही साथ देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई और 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री है वो लक्ष्य की भी घोषणा की। ये 4 सूत्री लक्ष्य था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास करना, और पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की भी इजाज़त थी। तो ये माओ से ने है वो बहुत से आगे जाकर रिफॉर्म भी किए। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक प्रक्रिया भी शुरू हुई कि सांस्कृतिक रूप से तो है वो चाइना को ऊपर उठाना है, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी बड़े रिफॉर्म किए और एक तरीके से है वो लोगों को भी हक है वो दिया गया, भागीदारी है वो दी गई। हालांकि न्यूनतम मात्रा में भागीदारी दी, कोई ज़्यादा विशेष भागीदारी नहीं दी। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के लिए 4 सूत्री टारगेट भी रखा, जिसमें कहा कि विज्ञान है, इंडस्ट्री है, हम डिफेंस के ऊपर है वो खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये भी काम एक पार्टी के द्वारा है वो किया गया। और इस नए और आज़ाद वातावरण में जैसा कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन का भी एक समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार है वो फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना आधुनिकताएं है वो कुछ भी नहीं है, और उसने गरीबी हटाओ और लैंगिक शोषण खत्म करने के लिए है वो सीपीसी ने एक तरीके से बात कही। तो यहाँ एक बड़ी बात है वो होती है कि 60 साल बाद में आधुनिकता के 5वीं पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि चीन में आगे जाकर के एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और उसमें छात्रों ने है वो आंदोलन किया, जिसमें तियानमेन चौक के ऊपर एक घटनाक्रम होता है, तियानमेन चौक की एक बड़ी घटना होती है और उसमें बात यह थी कि छात्रों ने दीवारों के ऊपर पोस्टर लगाए और कहा कि आधुनिकता तब तक नहीं आ सकती जब तक डेमोक्रेसी नहीं हो, जब तक लोकतंत्र नहीं हो। क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं, चीन में है वो अधिनायक है, एक ही पार्टी का शासन, एक ही व्यक्ति शासक बनकर बैठा है। तो छात्रों ने यहाँ पर आंदोलन किया और दीवारों के ऊपर पोस्टर लगाए कि हमें लोकतंत्र चाहिए, तब जाकर हम अच्छी तरह से हैं वो आधुनिक जीवन जी पाएंगे, अन्यथा वो नहीं जी पाएंगे।
तो उसके बाद में तियानमेन चौक में भी छात्रों ने है वो प्रदर्शन किया, और तियानमेन चौक में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो परिणति इस कदर है वो बिगड़ी कि सेना के द्वारा टैंक से छात्रों को है वो उड़ा दिया गया, टैंक से हमला किया, और तियानमेन चौक में जो छात्र थे उनको है वो टैंक से उड़ाने का काम चाइना के द्वारा किया गया कि डेमोक्रेसी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है जिसके लिए आंदोलन करे। तो वास्तव में आधुनिकता है वो नहीं कहा जा सकता, जिस तरह की है वो चाइना ने अपना दावेदारी की कि हम आधुनिक बनाएंगे, मॉडर्न चाइना बनाएंगे, उस तरह का नहीं, क्योंकि मॉडर्न होता तो डेमोक्रेसी होती, और डेमोक्रेसी होता तो नागरिकों को राइट्स होते, नागरिकों को अधिकार होते, तो नागरिकों का जीवन बेहतर होता। नहीं तो केवल अधिनायकवादी तत्व हैं, एक ही पार्टी लंबे समय तक है वो शासन चला रही, तो बाकी लोगों की तो कोई भूमिका है ही नहीं। तो ये एक आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति है वो रही। क्या बात थी, थोड़ा सा ये चैप्टर जटिल लगा होगा, मुझे महसूस हो रहा है कि आपको अवश्य लगा होगा, थोड़ी सी इसमें चीज़ें हैं वो जटिलता वाली थी, लेकिन थोड़ा सा एक बार और आप पेंसिल उठा करके चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी जटिलता है वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो नाम आते हैं सन्यास है, तेल माओ से तुंगेर, जो कई शेख के नाम आते हैं वो आपको याद भी नहीं देंगे, तो कहोगे सर ये इसको नाम याद कैसे करें, और अब कॉपी में लिखो बार बार याद रह जाएंगे, कुछ भी नहीं, 2-4 बार पेंसिल उठा के पढ़ो आपको याद है वो हो जाएंगे। पूरा पूरा चैप्टर याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पेंसिल उठा के एक बार रीडिंग करोगे उसके बाद इसको देखो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी आधुनिकीकरण के रास्ते पर चीन और जापान की दो जो बड़ी बातें थी वो हो गई। तो आज की क्लास को यहीं पर है वो विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।